हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम आर साइंस अकेडमी। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कोल्हापुर विद्रोह तक पढ़ा था। भारतीय स्वतंत्रता के जो विभिन्न आंदोलन के बारे में हमारा पिछला वीडियो था, उसमें हमारा जो आखिरी जो बात हुई थी वो कोल्हापुर विद्रोह पे हुई थी, जो सन 1844 में हुआ था। आज का हमारा वीडियो शुरू होता है संथाल विद्रोह से, जो सन 1854 में चालू हुआ और सन 1855 तक रहा। संथाल जाति बंगाल और बिहार में फैली हुई थी। एक बार अंग्रेजी कुप्रबंध के कारण चीज़ें महंगी हो गई। 30,000 संथाल अपनी प्रार्थना लेकर कलकत्ता के लिए रवाना हुए। उनका नेता सिद्धू था। दल में स्त्रियां और बच्चे भी थे। एक झगड़े में संथालों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार डाला। फौज भेजी गई। फौज ने हजारों संथालों को मार डाला और विद्रोह का दमन कर दिया। वर्ष 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर जिले में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय अत्याचार के शिकार संथाल जनता ने एकबद्ध होकर उनके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहते हैं। संथाली भाषा में हुल शब्द का शाब्दिक अर्थ विद्रोह है। यह उनके विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जनसंग्राम था। सिद्धू, कानू, चांद इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता थे। 1852 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ किए गए स्थायी बंदोबस्त के कारण जनता के ऊपर बढ़े हुए अत्याचार इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद लगती हैं। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया, उसे वहाँ के निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरण में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौर के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हम 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में लोगों की जो तरस खाने वाली हालत या उनकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया और लोगों से मुलाकात की और उनके रीति रिवाजों को देखा। 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता है। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काट कर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाई बनी जमीन पर ये पहाड़ी लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें, ज्वार, बाजरा उगा लेते थे। वे अपनी कुदाल को जमीन में थोड़ा खुरच लेते थे और वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए बढ़ती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे वह जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाए। उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने की लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे या पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर से बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद बटोरने वाले, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच अपनी झोपड़ी में रहते थे और आम के पेड़ों के छांव में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार था। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजाति तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों का मूल अधिकार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करता रहा। पहाड़िया द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खराब देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ी द्वारा नियंत्रित रास्तों पर इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कुछ पत्थर दिया करते थे। जब ऐसा पत्थर पहाड़ी या मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय नहीं चली। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमा आक्रामक रीति से पूर्वी भारत की ओर बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों और जोतदारों ने बढ़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे उनके राजस्व के स्रोतों की वृद्धि होती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को जड़ मानते थे, वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे और जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों को सफाया करके वहाँ स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी।
जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा और उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। जो जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों और चारागाहों के क्षेत्र संकुचित हो गया। इससे पहाड़ी लोग और स्थायी खेतीहारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गाँव पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू करने की भरसक कोशिश की, परंतु उनके लिए यह करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने के लिए क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर कलेक्टर अगस्टा क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अंतर पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाने लगा। इसके बदले उन्हें अपने आदमियों के चाल चलन को ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई कि वे अपनी बस्ती व्यवस्था बनाकर रखेंगे, अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैधानिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शक्तिपूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई झगड़ा रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810 से 1811 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में धारणा बन गई थी कि उनके इलाकों ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या आसरा होने वाला है। उन्हें यह प्रतीत होता था और प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनके जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने को उतारू था। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी। वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहाँ के जंगलों को सफाई करते हुए, इमारती लकड़ियों को काटते हुए, जंगली जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूँकि संथाल बाशिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों की ओर और की तरफ की ओर जाना पड़ा। पहाड़िया लोग अपने चून खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल की पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बाशिंदों संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। हल और कुदाल की इस बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल पहाड़ियों श्रृंखलाओं का एक भाग को पार किया और आगे के चट्टान प्रदेश के बीच में निकलकर वह एक गाँव में पहुँच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था और उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी भी साफ की गई थी। वहाँ के पूर्वजों को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम का समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई और उससे पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्ध विश्व किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और बुकानन ने उतनी बढ़िया तम्बाकू सरसों को और कहीं नहीं देखा। पूछने पर उसे पता चला कि यहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्रों की सीमाएँ काफ़ी बढ़ा दी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे और उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ियों को नीचे की ओर ढालों की ओर भगा दिया, जंगलों को सफाया किया और फिर वहीं बस गए। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती को विस्तार के लिए उन्होंने भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों को बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने के लिए असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी यह उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके ऊपरी संथाल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए क्योंकि उन्होंने जंगल को सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन का एक काफ़ी बड़े इलाकों में दामिनी गोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में शर्तें थी कि उनको दी गई भूमि में कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था और इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और हर मैदानी इलाकों के स्थायी कृषक को दुनिया से और पहाड़ी लोगों को पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिनी गोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियाँ बड़ी तेजी से बढ़ी। संथाल के गाँव की संख्या जो 1838 में 40 थी तो तेजी से बढ़कर 1851 तक 1473 तक पहुँच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी बढ़कर 82,000 तक हो गई और जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनियों की तिजोरियों में राजस्व राशि की वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास के बारे में उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान
खोज में बराबर बिना थके चलते रहते। तो अब यहाँ दामिनी गोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। जब संथाल राजमार्ग की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने उनका प्रतिरोध किया, परंतु गत्ता वे इन पहाड़ियों के भीतर और की ओर चले जाने के लिए मजबूर हो गए। उन्हें निचली पहाड़ियों पर घाटियों के नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और इन पहाड़ियों के चट्टानों और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन पर, जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर वे और गरीब हो गए। जो खेती नई नई जमीनें खोजने